हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, जिसे बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा इसके मैं बैकग्राउंड में आपको लेके चलता हूँ। इससे पहले हम पढ़ते हैं वीबीटी, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन दो कॉन्सेप्ट के बेस पे एक्सप्लेन की होती है। एक को बोलते हैं एनर्जी कॉन्सेप्ट, एक को बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। वीबीटी से मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग के बारे में तो पता लगता है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में और उनकी कंपैरेटिवली बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन वीबीटी एक जगह पर आकर अनआंसर्ड है, दैट इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग शेप्स के होते हैं। वीबीटी इन शेप्स के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो वीबीटी की जो मेन फेलियर है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या उनकी शेप्स के डिटर्मिनेशन में आती है। एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात को क्लियर करता हूँ। वीबीटी में हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए हम मीथेन के मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं कि ये सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देती है। आ जाइए, हमारे सामने एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जिसमें 2s1 और सभी तीनों 2p में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मीथेन की फॉर्मेशन करनी है CH4 की, तो मुझे कार्बन की सभी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से करनी चाहिए। तो मैं हर अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करवाता हूँ। हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये पहला हाइड्रोजन एटम है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हाइड्रोजन के पास केवल 1s ऑर्बिटल है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर मैं कार्बन के साथ में इसकी ओवरलैपिंग करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये जो बॉन्ड बनेगा कार्बन के 2s और हाइड्रोजन के 1s के बीच में, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा SS ओवरलैपिंग से बना हुआ। लेकिन बाकी तीनों जो बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन का 2p है और हाइड्रोजन का 1s है, तो ये तीनों जो बॉन्ड बनेंगे वो किस ओवरलैपिंग से बनेंगे? ये तीनों सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से बनेंगे। SS और 3 बॉन्ड sp sp sp। तो 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बनेगा और बाकी 3 बॉन्ड्स sp ओवरलैपिंग से बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कम होती है और ओवरलैपिंग करने के बाद जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी मीथेन मॉलिक्यूल में, वो इस तरह से आनी चाहिए थी कि एक बॉन्ड तो होना चाहिए था लेस बॉन्ड लेंथ वाला, क्योंकि ऐसे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और बाकी 3 बॉन्ड आने चाहिए थे हाई बॉन्ड लेंथ वाले, क्योंकि किसकी ओवरलैपिंग से बनते हैं? sp ओवरलैपिंग से बनते हैं। मीथेन के 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड छोटा होना चाहिए था और बाकी 3 बॉन्ड बड़े होने चाहिए थे। लेकिन हम जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि मीथेन के चारों CH बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तीनों की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है। तो ये जो बात है, ये वीबीटी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जिसे पॉलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। Hybridization is what? Hybridization is mixing of atomic orbitals of comparable energies, यानी कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस कम हो, of an atom in order to produce identical new orbitals having exactly same energy। एक ही एटम के ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट नंबर में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन।
यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एक तरह की ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, मान लीजिए एस और पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसमें कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर्स होंगे और कुछ परसेंटेज पी कैरेक्टर्स होंगे। इस मिक्सिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आइए हम देखते हैं किन रूल्स के थ्रू हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को बनाते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस मिक्सिंग में ध्यान में रखनी। तो अगली बात हम करते हैं पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान में रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोलिंग और स्लेटर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह से होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं 4s की मिक्सिंग कर लूं 5p के साथ, तो इतना बड़ा एनर्जी गैप जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में अलाउ नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नए बनने वाले ऑर्बिटल्स का नंबर उनके बिल्कुल बराबर होता है। तो इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। Fourth important concept, hybridization is a concept of orbital, not of electron. That's why vacant orbitals, half-filled orbitals, as well as completely filled orbitals may participate in it. यानी कि इसमें किसी भी टाइप के ऑर्बिटल को आप पार्टिसिपेट करवा सकते हो, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे वो फुल फील्ड हो, और इवन चाहे वो वैकेंट हो। सब टाइप की ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं जब हम ओवरलैपिंग करते हैं तो उन्हीं ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसके उलट हाइब्रिडाइजेशन में पूरे भरे ऑर्बिटल्स, आधे भरे हुए ऑर्बिटल्स और बिल्कुल खाली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही होती और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं। आ जाइए 6 पॉइंट देख लें। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन these hybrid orbitals orient themselves, these hybrid orbitals orient themselves in a particular orientation also। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मिक्सिंग हो गई, ठीक है, सबने अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, सबकी बॉन्ड सबकी जो साइज आएगी वो एक जैसी होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अपने आप को आफ्टर मिक्सिंग एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज कर लेते हैं। वो ओरिएंटेशन फिक्स होता है। जैसे एक एस और एक पी मिलते हैं तो उस हाइब्रिडेशन को बोलते हैं हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन। वो अपने आप को कितने एंगल पर अरेंज करेंगे, 180 डिग्री के ऊपर। ऐसे 1s और 2p ऑर्बिटल अगर मिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिडेशन स्टेट आएगी sp2। वो अपने आप को किस एंगल पर, 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंट करेंगे। हर पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन स्टेट की जो ओरिएंटेशन होती है वो फिक्स होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन में ओरिएंटेशन आफ्टर मिक्सिंग फिक्स होती है। sp में लीनियर, sp2 में ट्राइंगुलर प्लेनर और sp3 में हम जानते हैं टेट्राहेड्रल। और लास्ट में मैं आपको इसकी शेप दिखाना चाहता हूं। मान लो एक s और एक p ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया। मिक्सिंग के बाद हम जानते हैं, मैंने बोला था आपको, अगर 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो नए ऑर्बिटल्स से कितने बनेंगे, 2। लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। अगर मैं 2 बनाना चाहूं तो ये दोनों ऑर्बिटल्स, ये 2 लगा देता हूं, ये दोनों ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे होंगे। इसमें ये तो होती है बिग लोब
ये होती है स्मॉल लोब। हमारा जो मेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसमें किसके अलोंग होगी, वो बड़े साइज की लोब की जैसी होगी। स्मॉल लोब को ज़्यादा इसमें कंसिडर नहीं करते। तो ये दो ऑर्बिटल बने हैं जो अपने आप को 180 के एंगल पर ओरिएंट कर लेंगे, और इसलिए जब भी हम एस और पी को मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दोनों के दोनों ये वाले ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट बन जाएगी। ऐसे ये एक मान लीजिए, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक और ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होगा कि वो 180 डिग्री के एंगल को चूज करेगा ऐसे। इसलिए एस और पी को मिलाकर जो हाइब्रिड स्टेट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रूल्स के बाद अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स या टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा sp हाइब्रिडेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते ही हैं इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 के एंगल पर रहते हैं, तो इसको लीनियर हाइब्रिडेशन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल आता है बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल BeCl2। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम जुड़े हुए हैं उन्होंने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए। हम लोग सब जानते हैं कि हेलोजेंस मोनोवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर इसके अराउंड 2 Cl लगे हुए हैं तो पक्की बात है इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं बेरिलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मुझे मिलता है 2s2 2p0 आउटर मोस्ट शेल का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2 2p0। तो 1s2 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं 2s2 एंड 2p0। आइए, तो मैंने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और 2p में मैंने कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए। अब VBT का एक कॉन्सेप्ट है, उसे बोलते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी। वेरिएबल कोवैलेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी सेंट्रल एटम को बॉन्ड बनाने होते हैं तो जितने सिग्मा बॉन्ड वो बनाता है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा लेता है, इससे वो एक्सटेंडेड कोवैलेंसी में काउंट होता है। जैसे अगर मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा 2p के अंदर। तो जो एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे स्टार लगा के लिखते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन s में और एक इलेक्ट्रॉन अनपेड में किस में शो करूंगा, p में शो करूंगा। अब मेरे पास सफिशिएंट अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्योंकि मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था। अब ये s और ये p आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करें, यानी कि दोनों के दोनों अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन उतने होने चाहिए जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होने चाहिए थे। ये दोनों मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और मिक्सिंग के बाद ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हम शो करते हैं। तो अब आफ्टर मिक्सिंग, पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ये था 2s, ये था 2p, पर मिक्सिंग के बाद में अब इनकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गई है। इसको भी हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसको भी हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप ऐसा मान सकते हैं कि पहले एक s था स्फेरिकल शेप का, ये रहा, और एक p था डम्बल शेप का। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद हमारे पास में 2 नए ऑर्बिटल्स बने। एक ऑर्बिटल ऐसे शो कर देता हूं और एक ऑर्बिटल ऐसे शो कर देता हूं। ये दोनों ने अपने आप को 180 के एंगल पर अरेंज कर लिया और इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स में एक s था और एक p था। तो बेरिलियम का अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डायग्राम बनाऊं तो इस तरह का आपको दिखाई देता है। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देता हूँ, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देता हूँ। ये केवल बेरिलियम एटम का डायग्राम है। अगर क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग शो करनी है तो एक p ऑर्बिटल क्लोरीन का इधर से आएगा, एक p ऑर्बिटल इधर से आएगा। यहाँ देखते हैं, अगर मुझे BeCl2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है तो मैं जानता हूं कि एक तो होगा Be और 2 होंगे Cl। अब बेरिलियम का मैंने आपको बता ही दिया, ये इंटरमोलिकुलर एक्सिस है, तो बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल
180 के एंगल पर ओरिएंटेड है, ये रहे, ये 2 ऑर्बिटल्स है बच्चों। लेकिन क्योंकि क्लोरीन के पास केवल एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक p ऑर्बिटल, जिसको मैं एक बार pz से इंडिकेट कर रहा हूं, ये इसके साथ हम ओवरलैपिंग करेगा। पहले एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल नंबर में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उसके बाद वो दूसरे किसी एटम के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग करने के लिए क्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल मैं शो कर रहा हूँ वो कौन सा ऑर्बिटल कर रहा हूँ, pz। ना तो ये पार्टिसिपेट कर सकता ओवरलैपिंग में, ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरीन के केवल एक ऑर्बिटल के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिएगा, अगर मैं किसी और कलर के मार्कर से इसको शो करता हूं, तो क्लोरीन का ये जो ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल। आप देख रहे हैं ये छोटी लोब इसके बीच में नहीं बनाने, क्योंकि नॉर्मल p ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम का ही करना है, टर्मिनल एटम का नहीं करना। तो आप देखेंगे कि ये क्लोरीन के 2 p ऑर्बिटल्स आए, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। तो इस तरह जो बॉन्डिंग होगी इसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसे भी बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसा है, ये सिग्मा बॉन्ड में क्लोरीन का p और बेरिलियम का sp है, ऐसे ही बेरिलियम का sp और क्लोरीन का p। तो इस सिग्मा बॉन्ड का नाम हम रख सकते हैं spp, और ये इस तरह भी क्या करेंगे spp। तो बेरिलियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है लीनियर, उसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूं कि बेरिलियम में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, और sp हाइब्रिडाइज होने के बाद में जिस एंगल पर दोनों ऑर्बिटल ओरिएंट रहते हैं वो जो एंगल है 180 का है। तो नेचुरल सी बात है, क्लोरीन को अगर इससे बॉन्ड बनाना है लेफ्ट साइड या राइट साइड से, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर शेप होगी। तो इस तरह से BeCl2 की शेप लीनियर है, क्योंकि बेरिलियम की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, लीनियर हाइब्रिडेशन है या sp हाइब्रिडेशन स्टेट होती है। BeCl2 के बाद आइए हम बात करते हैं आगे आने वाले हाइब्रिडेशन स्टेट्स के बारे में। तो रिवाइज करवाने के लिए मैंने पहला एग्जांपल sp हाइब्रिडेशन का लिया है, जिसका एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। मैंने ये सारे ऑर्बिटल डायग्राम जो बनाए हैं ये उनके एक्साइटेड स्टेट में बनाए हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमेशा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन से उसके बराबर होता है। तो बेरिलियम में हमने देखा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ गया था, तो इन दोनों को मैंने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करवाया, दोनों की मिक्सिंग से S और P से ये दोनों ने अपने आप को 180 डिग्री पर अरेंज किया, और BeCl2 का मॉलिक्यूल इसकी शेप कैसे आई, लीनियर। आइए 1 बाय 1 और भी देखते हैं एग्जांपल। sp2 हाइब्रिडेशन में एग्जांपल लेते हैं BF3 का। हम लोग जानते हैं कि बोरोन का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1, तो कायदे से तो 2s2 बनना चाहिए था और 2p1, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो कम से कम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, 3। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा इस वाला, कहां पर, p के अंदर। अब मेरे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मैं चेक करूंगा, तीनों की मिक्सिंग हुई, एक है तो 2 p मिक्स हुए, तो टोटल नए ऑर्बिटल्स कितने बन गए, 3। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इन तीनों ने तो पार्टिसिपेट कर लिया। ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इन तीनों ने तो 1 2 3 अपने आप को 120 के एंगल पर अरेंज कर लिया। ये तीनों कौन से ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिनका नाम है sp2, और एक p पूरा का पूरा p, ये p इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, 4। sp2 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 3 120 के एंगल पर, और एक पूरा का पूरा p डम्बल शेप। तो टोटल ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं 4। इसकी शेप देख लीजिए, अगर मैं इस वैकेंट p को भी शो करूं तो ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर आपको दिखाई देता है, और मॉलिक्यूल बनता है BF3 का, जिसमें फ्लोरीन के 2p के साथ में इसकी ओवरलैपिंग हो जाती है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन में एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते ही हैं कार्बन अपने सारे के सारे बॉन्ड्स एक्साइटेड स्टेट में ही बनाता है। तो आ जाइए, अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो चारों की मिक्सिंग करनी पड़ेगी, 1 S और 3 P। इन चारों ने अपनी मिक्सिंग की, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल किया, और 4 इक्वल एनर्जी के अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स बन गए हैं, और इसकी शेप
टेट्राहेड्रल होती है। आप देख सकते हैं सभी के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो हाइब्रिडेशन के बाद भी यू कैन सी 1 2 3 4, इन चारों के बाद एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जब ये हाइड्रोजन के 1s के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे तो आपको आपके सामने ही मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। पहले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं, उसके बाद दूसरे एटम के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद में ओवरलैपिंग। तो जो बॉन्ड बनते हैं उनके जो नाम रखे जाते हैं वो इसी बेस पर। मुझे पता है कि कार्बन के चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, sp3। हाइड्रोजन के कौन से आते हैं मिक्सिंग में, s। तो इन चारों बॉन्ड्स का नाम क्या होता है, sp3s, sp3s, sp3s एंड sp3s। इस तरह से हमें बॉन्डिंग का भी पता लगता है और बॉन्ड एंगल का भी पता लगता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो 180 डिग्री, 120 डिग्री या 109 डिग्री, वो किस बिहाफ पर है, इस बिहाफ पर है कि उसने कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट चूज किया है। आ जाइए, इसके बाद एग्जांपल लिया sp3d में PCl5 का। हम लोग जानते ही हैं फास्फोरस का जो आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, 3s2 3p3। पर उस कॉन्फ़िगरेशन में कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3, जबकि मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5। तो मैं उस 3s2 के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता हूं, जाता है 3d के अंदर, तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 3s1 3p3 3d1। अब क्या मेरे पास 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, तो इसलिए मैं 5 बॉन्ड बना सकता हूं। और जब इन्होंने मिक्सिंग की पांचों ने, एक S 3 P और एक D, इसलिए इसका क्या नाम रखा हुआ है sp3d। आपके सामने ये पांचों अपने आप को किस शेप में ओरिएंट करते हैं, ये सब शेप्स आपको याद रखनी है। ये शेप का नाम है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। आप देख पा रहे हैं 3 ऑर्बिटल तो ट्राइंगल शेप में आ रहे हैं और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर भी एक पिरामिड बनाएंगे और नीचे भी एक पिरामिड बनाएंगे। अगर मैं मॉलिक्यूल के अंदर डालता हूं इसको, तो फास्फोरस के 5 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में और एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनते हैं, 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिनमें से इन तीनों को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो 2 ऊपर नीचे बने, ये और ये, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है कि एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ मैंने शो की है 202 पिकोमीटर और एक्सियल बॉन्ड की लेंथ हो जाती है 219 या 220 पिकोमीटर के करीब। यानी कि यहाँ पर पहली बार सारे के सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। ये तीनों जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो छोटे हैं और ये दोनों बॉन्ड जो एक्सियल बॉन्ड है वो क्या है, लंबे हैं। इसका रीजन ये बोला गया कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है, जब हम पढ़ते हैं VSC-PRT, जो अगला टॉपिक आएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसमें हम देखते हैं कि इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में 90 का एंगल है। नेचुरल सी बात है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, तो इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये रिपल्शन कम हो, इसके लिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी लंबी, ताकि इनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर। आ जाइए, तो अगला स्टेट है sp3d2। इसका एग्जांपल हम लेते हैं SF6। सल्फर ग्राउंड स्टेट में रखता है S2p4, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की अरेंजमेंट है। ये आपको आनी चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। ये 3s2 है और ये 3p4 है। अब सल्फर को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6। इस कंडीशन में कितने बॉन्ड बनेंगे, इसके केवल 2। तो क्या करता है, 3p से अगला जो वैकेंट 3d है उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजकर नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेता है, एक यहां पर और एक और। तो जब हम सल्फर का एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आता है 3s1 3p3 3s1 3p3 एंड 3d2। अगर हम काउंट करेंगे तो अब मेरे पास में पूरे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये 3s ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिटल है। तो ये 6 के 6 मिक्सिंग में जाएंगे, ये 6 के 6 मिक्सिंग में जाएंगे और बनाएंगे sp3d2। ये 6 ऑर्बिटल, एक s
3p और 2d आपस में मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद ये अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज कर लेते हैं, जिस शेप को बोलते हैं ओक्टाहेड्रल शेप। अगर मैं डायरेक्ट बॉन्ड वाला डायग्राम बनाता हूं ऑक्टाहेड्रल शेप का, तो आप देख पाएंगे कि इसमें 4 बॉन्ड तो होते हैं इक्वेटोरियल और 2 बॉन्ड होते हैं एक्सियल। SF6 में 4 बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और 2 बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स। तो इस तरह से 6 बॉन्ड आपने अरेंज कर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपके सामने सल्फर तो सेंटर में, इसके अराउंड 4 बॉन्ड तो प्लेन में, इसी बोर्ड के प्लेन में, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, सल्फर बीच में, 4f कॉर्नर में, उसी प्लेन में एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है। तो ऊपर वाला फ्लोरीन इन चारों से मिलकर एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलते हैं एक पिरामिड। और ऐसे एक नीचे वाला फ्लोरीन इन चारों से अगर जोड़ूंगा तो एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिड। देखना, ये फ्लोरीन जब इन चारों से अरेंज होगा तो एक पिरामिड ऊपर लगेगा, एक पिरामिड नीचे लगेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। चाहे अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इस स्ट्रक्चर का नाम है, दोनों ही सही हैं, चाहे तो आप इसको बोल दीजिए ऑक्टाहेड्रल, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसी के साथ मैं इसको बोल सकता हूं स्क्वायर बाई पिरामिड। इस तरह से तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, इन सभी हाइब्रिडेशन स्टेट में हमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जहां तक sp3d का सवाल है pCl 5 के अंदर, ये याद रखना है कि इसमें d जो इन्वॉल्व होता है वो dz के इन्वॉल्व होता है ना। और अगर मैं sp3d2 की बात करता हूं, इसमें 2 d इन्वॉल्व होते हैं, उसमें दोनों एक्सियल होते हैं, dx2 y2 एंड dz2। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक और भी हाइब्रिडेशन स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं dsp3। उस dsp3 में अंतर ये है, ये जो d पार्टिसिपेट करता है, ये dx2 y2 पार्टिसिपेट करता है, और इस पर्टिकुलर का जो नाम है इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो ये एक्सक्लूसिव एग्जांपल है, इसको आपको याद रखना। sp3d में कौन सा d पार्टिसिपेट करता है? dz2। और dsp3 में कौन सा d पार्टिसिपेट करता है? dx2 y2। जहां तक sp3d2 का सवाल है, इसमें दोनों के दोनों d ये जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों एक्सियल d होते हैं, एक dx2 y2 और दूसरा dz2। इस तरह से हमें मिक्सिंग ऑर्बिटल के थ्रू हाइब्रिडेशन को सीखना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह से VSC-PRT को यूज करके मॉलिक्यूल की और आयंस की एग्जैक्ट शेप निकालेंगे, जिसमें हमें कुछ प्रिंसिपल इसके भी आने चाहिए और कुछ VSC-PRT के प्रिंसिपल भी हम यूज करते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।